नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन स्टूडेंट्स को मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि भाई अगर आज कोई भी स्टूडेंट जो है वो मुझे एक भी पौधा लगाते हुए अगर फोटो भेजेगा तो उसे एक सरप्राइज उपहार मिलेगा। और इसी उपहार के रूप में आज मुझे कई स्टूडेंट्स ने जो है वो फोटो भेजी है। कुछ फोटोज स्टूडेंट ने जो है वो पुरानी भेजी है और ऐसे ही खींच के भेज दी है, तो वो हमें पता लग रहा है। तो उनमें से सेलेक्टेड हैं जो कुछ 10 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए हैं। उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो है एक टेस्ट सीरीज जो है वो निशुल्क मिलेगी। वो हमने डिसाइड कर लिया कि दो में से जो भी चाहेगा वो एक टेस्ट सीरीज जो है वो उनको हम फ्री देंगे। क्योंकि देखो बिजी शेड्यूल में मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ का, और अभी बारिशों में जैसे स्कूल वगैरह में लगाने के लिए तो मैं अक्सर लेकर भी जाता हूँ। और पिछले साल भी हमने खूब लगा, लेकिन इस बार मुझे समय नहीं मिला तो मैंने सोचा कैसे भी करके एक पौधा अगर कोई स्टूडेंट लगाता है इसी प्रेरणा से तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज की कोई वैल्यू नहीं है एक पौधे के आगे। नाम मतलब ना कुछ के बराबर है टेस्ट सीरीज। एक पौधा अगर कोई लगाता है बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो आया सुंदर जिसमें एक बच्चा जामुन का पौधा लगा रहा है। उस बच्चे का वीडियो जिन्होंने भी भेजा है उनको बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो है वो निशुल्क मिलेगी। और वो व्हाट्सएप पे मुझे एक बार फिर से संपर्क कर लेवे, ठीक है। मैंने हालांकि उनको लेबल चिपका लिया, टैग कर दिया है कि इन स्टूडेंट्स को देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने छोटी सी मुहिम को जो है काफी बड़ा बनाने का प्रयास किया और आपने पौधे लगाए। चलिए, तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कल मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बीकानेर चला गया था, ये क्लास नहीं आ पाई थी, ठीक है। और फिर वो क्लास जो है वो जल्दबाजी में रिकॉर्ड की गई तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, ठीक है। उसमें ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाया था मैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? यानी निर्णी, निर्हार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, ये सारे किस में संकलित हैं? तो इसका उत्तर होगा, आप लोगों ने दे दिया होगा सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यामा। कब है यामा? जो है 1940। ज्ञानपीठ कब मिला इस पर? तो ज्ञानपीठ मिला 1982। अगर इसकी बात करें कि इस पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक जो है वो कब मिला? तो वो मिला था जो है 1944 में मिला था। ये 1944 में मिला था। बाद में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से ओज और औदात्य का कवि, ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओज व औदात्य का कवि किसे माना गया है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओज एवं औदात्य का कवि आपने उत्तर दे दिया होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज व औदात्य का कवि माना जाता है। इसके अलावा अगर निराला के बारे में बात करें, निराला जिसका जन्म 1899 ईस्वी माना जाता है, इन्हें छायावाद, छायावाद, प्रगतिवाद, इन्हें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने किताब का बोला था, जो है किताब करवा दो। देखो किताब जो है वो जिनको भी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो जिन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है उन सबको किताब का बोला था। लेकिन किताब मैंने आपको एक दिन पहले भी सूचना दी थी, किताब अभी ऑफलाइन में चल रही है तो करेक्शन सामने आ रहे हैं। तो एक बार करेक्शन सामने आ जाएं तो मैं आपको उन करेक्शन को तुरंत जब किताब करवाऊंगा तो हाथों हाथ वो सॉल्यूशन करवा दें। अभी मैं जल्दबाजी में करवाऊंगा तो फिर आपके करेक्शन एज इट इज रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बस इतने दिन वेट किया है ना, थोड़ा वेट कर लो। अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा, है ना। चलिए, तो इन्हें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का प्रदर्शक माना जाता है। इन्हें क्रांतिकारी कवि की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। इन्हें जो है वो नए कवियों का, इन्हें नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। इन्हें युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। इन्हें तृप्ति का कवि, तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। इन्हें ओज औदात्य का कवि भी कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन बताओ। देखिए, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि छायावाद का जनक जो है वो किसे माना है रामचंद्र शुक्ल ने। बताओ। लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे,
मुकुटधर पांडे या निराला? तो बिल्कुल इसमें आपने उत्तर देख दिया होगा और उत्तर आपने अब तक दे भी दिया होगा। इसका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। तो यहां पे अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त, किसको? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे जो इनको है वो छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। अगर मैं बात करूं GCG यानी गणपति चंद्र गुप्त, ये कहते हैं कि नहीं साहब, छायावाद का प्रवर्तक तो जो है वो जयशंकर प्रसाद है। क्या कहते हैं कि छायावाद का प्रवर्तक तो है जयशंकर प्रसाद। जबकि मैं आपको बता दूं कि इसके दो नाम लिख देता हूं यहां पर, जो इलाचंद्र जोशी, GCG और इलाचंद्र जोशी, ये दोनों जो हैं वो मानते हैं कि भाई ये जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी, क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ये कहते हैं कि नहीं साहब, माखन नहीं, नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। ये कहते हैं साहब सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। फिर बात आती है किसकी? प्रभाकर माचवे की। प्रभाकर माचवे, ये प्रभाकर माचवे कहते हैं कि नहीं साहब, जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो जो है वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो बच्चन सिंह की बात करते हैं, एक बच्चन सिंह का कोटेशन बड़ा शानदार है। बच्चन सिंह जो हैं वो कहते हैं कि प्रसाद को यानी जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का प्रवर्तक मानना अंधश्रद्धा का सूचक है। यानी अगर आप छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानते हैं तो ये कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। तो ये कोटेशन भी जो है वो किसका है? बच्चन सिंह का माना गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जैसे नंदुलारे वाजपेयी ने तो जो है वो किसको माना है? सुमित्रानंद पंत को। लेकिन जो सुमित्रानंदन पंत खुद हैं, सुमित्रानंदन पंत, ये जो हैं ये कहते हैं कि साहब जयशंकर प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद ये ही असल में छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो सब अलग अलग मानते हैं। सुमित्रानंदन पंत को नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं, जबकि सुमित्रानंदन पंत खुद जो हैं वो किसको मानते हैं? वो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। चलिए अगला है यामा में संकलित कृतियों की संख्या कितनी है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 7, 4, 10 या 2? बताओ देखें। तो बिल्कुल आपने दे दिया होगा निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत। कौन सी है? 4। एक तो है निहार, एक है रश्मि, एक है निर्जा, एक है सांध्य गीत। तो ये जो सारी हैं ये जीवन के 4 पक्षों को चित्रण करती हुई जो 4 कृतियां हैं इनका यामा में संकलन किया गया है। पंत द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य, बताओ देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंत द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य लोकायतन, परिवर्तन, कामायनी या पल्लव? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, लोकायतन। अब आइए लोकायतन के बारे में बात करते हैं। 85 में लोकायतन। तो लोकायतन के बारे में क्या है कि ये गांधी जी के जीवन से संबंधित, मेन चीज तो ये गांधी के जीवन से संबंधित, सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना कि ये गांधी के जीवन से संबंधित माना जाता है। ठीक है, और जो पंत, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एक पॉइंट था इंद्रिय बोध, चलो सन बताता हूं पहले। लोकायतन का सन, लोकायतन 1964, ठीक है, और गांधी के जीवन पर आधारित। ये 2 पॉइंट ध्यान रखो। इसके आगे और व्याख्या देखेंगे पंत के बारे में। पंत के बारे में कुछ व्याख्या करने वाला था लेकिन बाद में करेंगे। गांधी के जीवन से संबंधित और लोकायतन 1964। दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक शब्द हैं? निराला, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर पंत? बताओ देखें। तो ये तो बहुत सिंपल है। दीपक को दिया बाती को लेकर या फिर पतंगे को लेकर किसने लिखी है? तो वो लिखी है
महादेवी वर्मा ने, दीपक और बाती जो है इनके प्रिय प्रतीक चिन्ह रहे हैं। बीती विभावरी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञे या भगवती चरण वर्मा? ये भी अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञे या भगवती चरण वर्मा, 87 नंबर। तो ये तो बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है क्या या किसी और की है? बीती विभावरी जागरी ये प्रसाद की है ना ये, तारा घट अंबर। कई बार क्या सरल प्रश्न होता है वो भी दिमाग थोड़ा सा, ठीक है बताना भाई। देखिए जयशंकर प्रसाद की है ना, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। 88 नंबर देखते हैं, चलिए। दीपक और ये हो गया निराला की, राम कुमार वर्मा 86 है ना। हाँ चलिए, अब अपन आते हैं बीती विभावरी जागरी, ये हो गई। उसके बाद है कामायनी में वासना सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो अब इसके लिए ये एक ऐसा प्रश्न है, जो प्रश्न आपको कामायनी के जो 15 के 15 सर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले चिंता आशा श्रद्धा, मतलब ट्रिक से याद करो, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। तो उत्तर तो मिल ही गया, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। तो ये एक ट्रिक में एक ही क्रम में, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। तो ये पहले तो 3 और 3 6 याद रखो। फिर उसके बाद में देखो, कर्म में कभी भी ईर्ष्या ना करो, है ना। ईड़ा, ईड़ा यानी बुद्धि लगाओ, ईड़ा। स्वप्न में भी कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न। तो ये हो गए 6 4 10, अब 5 और रह गए। कर्म में कभी ईर्ष्या मत करो, ईड़ा लगाओ, स्वप्न में भी हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न। और उसके बाद संघर्ष, जीवन में बसता है संघर्ष, निर्वेद, ठीक है, दर्शन और रहस्य। 1 2 3 4 लास्ट बच गया, आनंदवाद की स्थापना, आनंद। तो ये सारे सर्ग, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, कभी भी कर्म में कभी ईर्ष्या नहीं करो, और ईड़ा स्वप्न में भी इस्तेमाल करो। संघर्ष के बाद निर्वेद होता है, निर्वेद के बाद दर्शन होते हैं, दर्शन के बाद रहस्य, और रहस्य के बाद होते हैं आनंद। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद से संबंधित कुछ और बातें करते हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? चलो बताओ, देखें मेरे साथ। उर्वशी कहां गई? वन में मिलने के लिए। तो इसीलिए उर्वशी से कहा वन में मिलने के लिए मत जा। वन मिलन, क्यों क्यों जा रही हो वहां पे? बोला वहां प्रेम राज्य है। क्या है वहां पे? प्रेम राज्य है। ओहो, नहीं, नहीं है 1909 में। उर्वशी वन में मिलने के लिए गई, वहां प्रेम राज्य था क्या? नहीं, नहीं, 1909 वहां प्रेम राज्य नहीं था। तो फिर क्यों गई वो? अरे वो तो अयोध्या का उद्धार करने के लिए। अयोध्या का उद्धार तो हुआ ही नहीं। चलो लोकतंत्र है, माना, लोकतंत्र में सरकारें आती है जाती है, सब कुछ चलता है, लेकिन अयोध्या वालों ने इस बार बड़ा निराश किया है ना। बाकी मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मगर अयोध्या पर हक था। उस इंसान को इन्होंने, छोड़ो मरने दो, राजनीति पे तो कभी, मतलब पता चल गया राजनीति कितनी घटिया चीज है ना। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती है, कोई मतलब नहीं, चाहे पीएम उम्मीदवार हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन था, इतना रोजगार वगैरह, है ना। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अयोध्या का उद्धार करने के लिए गई थी, लेकिन शोकोच्छ्वास, लेकिन मिला क्या? शोकोच्छ्वास, शोक मिला। अयोध्या का उद्धार नहीं हुआ, शोक मिला। और क्यों? क्योंकि वो बभ्रू वाहन पर बैठकर गई थी, बभ्रू वाहन पर बैठकर गई थी, है ना। शोकोच्छ्वास, बभ्रू वाहन। और इसके अलावा कौन सी रचना रहेगी? कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम प्रेम पथिक, कानन कुसुम प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक ब्रज भाषा में क्या? कानन कुसुम प्रेम पथिक। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व याद तो आ जाती है अगर हम याद करना चाहें ना, अगर याद किया हुआ हो तो। कानन कुसुम प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। और फिर लास्ट में जो 4 रचनाएं रहती है वो बड़ी सिंपल है। झरना, आंसू,
लहर और कामायनी। ये लीजिए, तो ये जयशंकर प्रसाद की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। क्यों क्वेश्चन की अगर व्याख्या नहीं होती है ना, तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि फिर मतलब नहीं है। थोड़ी व्याख्या हो जाए तो 4-5 प्रश्न क्लियर हो जाए। प्रेम और सौंदर्य की मधुर स्मृतियों की पीड़ा का मर्मस्पर्शी चित्रण किस रचना में हुआ है? प्रेम और सौंदर्य की मधुर स्मृतियों की पीड़ा का मर्मस्पर्शी चित्रण जो हुआ है वो कहां हुआ है? बताओ देखें। तो ये प्रेम और सौंदर्य की मधुर स्मृतियों की पीड़ा का मर्म से स्पर्शी चित्रण हुआ है आंसू में। कहां हुआ है? आंसू में। जयशंकर प्रसाद की पीड़ा अगर किसी में पढ़ने को मिलती है तो वो आंसू काव्य में। ये मेरे पास भी पढ़ा है, वैसे मैं आपको बता दूं, एक बार मैं अमीर खुसरो और आंसू और 2-4 किताबें लाया था, तब मैं ये आंसू भी, मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं। वास्तव में जयशंकर, जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला का दर्द है, और इसमें इसमें जो है इसका अपने जयशंकर प्रसाद का दर्द है। तो ये रचनाएं बड़ी काम की है। आंसू क्या है, बात करें आंसू क्या है, तो आंसू एक मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है। क्या है भाई? आंसू एक मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है। बोला इससे पार नहीं पड़ती सर, कुछ और बताओ। तो ये कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। बहुत बड़ी बात कह दी। कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। किसने कह दिया? बात यहां आएगी कि कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किस रचना को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंसू। अब आएगा किसने कहा, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार कहकर पुकारा है। इतने से काम नहीं चला, इस रचना को मानवीय विरह का काव्य कहा है। एक व्यक्ति आया, बोला नहीं ये तो मानवीय विरह का काव्य है। कौन कहता है? बच्चन सिंह कहते हैं कि ये तो मानवीय विरह का काव्य है, मनुष्य के विरह का काव्य है ना। इसी रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इस रचना को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है ना। चलिए आगे आइए। भारतीय आनंदवाद का साकार रूप कौन सी रचना है जहां पर आनंदवाद की स्थापना हो जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय आनंदवाद का साकार रूप कौन सा है जहां पर, जिस रचना के अंत तक आते आते जो है वो आनंदवाद की स्थापना हो जाती है ना। तो काम, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये इसके 15 सर्ग हैं। वो रचना कौन सी है? वो रचना है कामायनी। वो रचना है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें महाकाव्य है। ये 15 सर्गों की रचना है। कितने सर्गों की? 15 सर्गों की रचना है, जिसमें से जो चिंता सर्ग है ना, चिंता सर्ग, ये चिंता सर्ग 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस रचना में प्रत्यभिज्ञा दर्शन होते हैं। प्रत्यभिज्ञा है ना। चलो इसमें यूं नहीं, इसको यूं लेते हैं अपने। हाँ, इसमें प्रत्यभिज्ञा क्या चीज बताना चाहिए? चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चलो इसमें सीधा बताते हैं। इसमें जो हृदय, लज्जा, ये आज डिस्टर्ब दे रहा है मुझे बार बार। चिंता सर्ग जो 1928 सुधा पत्रिका में छपा था। इसके अलावा हुआ कि इसकी पूर्व पीठिका, छोड़ो कुछ बातें ऐसी है जो क्रमबद्ध बतानी पड़ेगी। पूर्व पीठिका, इस रचना की पूर्व पीठिका कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी पूर्व पीठिका है प्रेम पथिक। कहते हैं कि प्रेम पथिक में इसकी पूर्व पीठिका प्राप्त होती है। इस ग्रंथ का कौन सा ग्रंथ पूर्व पीठिका है? तो प्रेम पथिक में जो है पहले से जो है कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हो चुकी थी, इसका आभास जो है वो मिल चुका था। इसके अलावा प्रश्न अगर बना तो यह बनेगा कि छायावादी महाकाव्य है। ये क्या है? छायावादी महाकाव्य है। क्या है ये? छायावादी
महाकाव्य है। इसके अलावा अगर यहां से प्रश्न बनाएं तो ये आनंदवाद का साकार रूप, ये रचना जो है वो आनंदवाद का साकार रूप है ना। इसकी जो प्रेरणा है, इसकी प्रेरणा है वो कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से इसकी जो है वो प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अलावा इसे हिंदी की दुर्लभ कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी की दुर्लभ कृति जो है वो कहा जाता है कि भाई ये हिंदी की जो है वो दुर्लभ कृति है, महाकाव्य है, 15 सर्ग है, चिंता सर्ग है, ठीक है। इस रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा जाता है। इस रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस रचना को? इस रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा जाता है। इसकी प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है और हाँ ठीक है, मानवता का रसात्मक इतिहास कहा जाता है। और 15 सर्ग में चिंता सर्ग 1928 सुधा पत्रिका में छपा था। हिंदी की दुर्लभ कृति। अब बात आई कि हिंदी की दुर्लभ कृति जो है वो किसने कहा? तो हिंदी की दुर्लभ कृति जो कहा है वो एचबीडी ने कहा। अब आपसे अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि इस रचना को जो है मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा, ये भी बताओ। देखें तो ये जो लाइन है मानवता का रसात्मक इतिहास, ये किसने कहा? तो ये आप कहोगे सर ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, यही कहोगे? या चलो एक और बताता हूं, इसे विश्व इतिहास का 8वां अजूबा क्या कहा गया है? 8वां काव्य या अजूबा किसने कहा है? वो कहा है श्याम नारायण पांडे ने क्या कहा है? इसे विश्व इतिहास का 8वां अजूबा कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। इस रचना को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस रचना को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है। इस रचना को अगर बात करें तो इस रचना को महाकाव्य, है ना, ये तो चलो पूरा एक साथ ही हो जाएगा, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य और इस रचना को महाकाव्य प्रतिनिधि महाकाव्य सीधा लिखते हैं। महाकाव्य किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा है क्या? ये चेक कर लेना भाई, नामवर सिंह है। प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा। इसके अलावा इस रचना के बारे में है ताजमहल के समान। इस रचना की तुलना जो है वो ताजमहल के समान किसने की है? तो ताजमहल के समान की है इसकी तुलना सुमित्रानंदन पंत ने। फिर इस रचना के बारे में रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, रहस्यवाद का पहला काव्य नहीं, फिर वही बात मैं काव्य लिख देता हूं, फिर पहला महाकाव्य, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? निराला ने कहा कि ये तो रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। फिर इसके बाद में पॉइंट अपने बनाते हैं कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने जो है इसे छायावाद का उपनिषद कहकर पुकारा है, ठीक है। रहस्यवाद का पहला काव्य कह दिया। और इस रचना को अगर बात करूं फैंटेंसी, ये छायावाद की फैंटेंसी है। फैंटेंसी कहने वाला विद्वान कौन है? मुक्तिबोध है। कौन है? फैंटेंसी कहने वाला विद्वान जो है वो है मुक्तिबोध, है ना, ठीक है। और क्या रहा? बस ऐसे तो बहुत है इसके बारे में, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन कौन सी चीज को पहले लिया जाए। तो पहले यही चीज है, ठीक है। इस रचना में कहीं ना कहीं, इस रचना में अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं गांधीवादी दर्शन भी प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इस रचना में आपको गांधीवादी दर्शन भी प्राप्त होता है, ठीक है। यह रचना जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित भी है। यानी इस रचना में गांधीवादी दर्शन भी है, अरविंद दर्शन भी है, और शायद प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो मैं पहले बता रहा था वो थोड़ा सा मिस हो रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है।
तो ये जरूर ध्यान रखना। तो ये है भारतीय आनंदवाद का साकार रूप। फैंटेंसी मुक्तिबोध ने कहा है, प्रेरणा सतपथ ब्राह्मण से, हिंदी की दुर्लभ कृति कहा जाता है। एचपीडी ने मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? ये क्या नाम है उसका, नंदुलाल वाजपेयी ने कहा है। क्या ये थोड़ा देखना है ना। रसात्मक इतिहास कहा जाता है। विश्व इतिहास का 8वां काव्य किसने कहा है? श्याम नारायण पांडे ने। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ताजमहल के समान किसने कहा है? पंत ने। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला। छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी। चलिए, हिंदी संसार का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा माना जाता है? तो बताएं। देखें, सरोज स्मृति, अनामिका, कुकुरमुता या वीणा? बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, आपने उत्तर दे दिया होगा। संसार का सबसे बड़ा शोक गीत जो है वो है सरोज स्मृति। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना जो इन दोनों ने मिलकर लिखी, वो रचना कौन सी है? मधुशाला, मधुकलश, चिदंबरा या फिर जो है खादी के फूल? बताओ। तो इसमें भी आपने सिंपल सा उत्तर दे दिया होगा। इतना ही क्वेश्चन आता है कि भी कौन सी रचना इन्होंने मिलकर लिखी थी। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? 93 नंबर क्वेश्चन। तो रुद्र यानी महेश किसे कहा जाता है? 93। बताओ। देखें 93, तो आप इसका उत्तर दे दिया होगा आपने। रुद्र कहा जाता है निराला को। किसको कहा जाता है? निराला। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी गांधी और मार्क्स दोनों का प्रभाव निम्न में से किस रचना पर प्राप्त होता है? बताओ। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। वीणा में, युगवाणी में, गुंजन में और या फिर युगांतर में? ये प्रश्न थोड़ा अच्छा 94 में। बताओ। तो यहां पे ये प्रश्न है युग की वाणी। ये गांधी और मार्क्स की वाणी है, प्रगतिवाद की वाणी है, युग वाणी है। ये जो रचना लिखने वाले हैं इन्हें नवचेतनावाद के प्रचारक, पंथ को नवचेतनावाद का प्रचारक कहा जाता है क्या? और इनकी रचनाओं में जैसे चिदंबरा रचना के अंदर क्या है? तो इसमें इनकी श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। क्या है? श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं। इनकी एक कविता है मौन निमंत्रण। ये बहुत अच्छी और प्रसिद्ध कविता है, मौन निमंत्रण। ये इसमें क्या है? ये एक रहस्यवादी कविता मानी जाती है, यानी इस रचना में रहस्यवाद दिखाई देता है। तो ठीक है, नवचेतनावाद के प्रचारक हैं चिदंबरा, श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है, और मौन निमंत्रण रहस्यवादी कविताओं की पूर्ति कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? प्रश्न थोड़ा सा अलग है कि कौन सी रचना निराला की नहीं है। अणिमा, सांदेककली, आराधना और प्रतिमा? ये भी अच्छा प्रश्न है। बताओ। देखें, अणिमा, सांदेककली, आराधना और प्रतिमा। तो बताओ। देखें, इसमें बता दिया। इसमें 95 में तो पता ही चल गया होगा। ये तो कल वाली क्लास में, मतलब जो 19वीं क्लास थी उसमें भी चर्चा की थी अपन ने। ठीक है, यहाँ कोई व्याख्या नहीं है। पंत का प्रिय छंद कौन सा रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। रोला, सोरठा, उल्लाला, कुंडलियां। और पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह का क्वेश्चन है 96। तो यहाँ पे इनका प्रसिद्ध जो छंद रहा है वो रहा है रोला। कौन सा छंद रहा है? रोला। उसके बाद है विसर्जन व मानसी। ये दोनों रचनाएं किसकी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये जल्दी उत्तर मत देना, सोच के दो। विसर्जन और मानसी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? बताओ। देखें, तो ये रचनाएं आप जल्दबाजी उत्तर मत देना, ये उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? उदय शंकर भट्ट की। उदय शंकर भट्ट की और रचनाएं बता सकते हो भाई? देखो, तक्षशिला। कौन सी रचना है? तक्षशिला। राका, है ना? तक्षशिला में राका ने विसर्जन किया किसका? मानसी का, है ना? और मानसी का विसर्जन कैसे हुआ? इसने अमृत और विष दोनों पिया। क्या पिया? अमृत और विष दोनों पिए। और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना मुझे लगी युगदीप, क्योंकि ये थोड़ी सी युग से, युगवाणी, युगांतर, युग, है ना, युगांत, इस प्रकार से मिलती हुई रचना है युगदीप। तो ये दोनों रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट की। चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता हैं? बताओ। देखें, चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा। बताओ। देखें, कौन है इसके? तो इसके हैं, ये तो सबको पता है, भगवती चरण वर्मा। कोई व्याख्या करें अगर यहाँ पे? भगवती चरण वर्मा की एक बहुत प्रसिद्ध रचना, ध्यान रखना, मधुकर्ण। ये प्रसिद्ध है, पेपर में आने लायक है। ठीक है, और इनकी जो एक कविता है मानव संग्रह है, ये प्रगतिवादी कविताओं का है। इस मानव संग्रह में कौन सी कविताएं हैं?
प्रगतिवादी कविताएं हैं, चली आ रही बैलगाड़ी, वो इसी की तो है, ठीक है। तो मानव जो इनका प्रगतिवादी है, और इनकी एक दिन, ये भी इनकी रचना है, एक दिन। और एक और है भूले बिसरे चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध है, भूले बिसरे चित्र 1961 में, 1900 भूले बिसरे चित्र, यह है 1961 की। मधुकर्ण भी इंपॉर्टेंट है, मानव भी इंपॉर्टेंट है, एक दिन भी इंपॉर्टेंट है, और भूले बिसरे चित्र भी इंपॉर्टेंट है। कौन छायावाद की वृहद त्रयी में शामिल नहीं है? वृहद त्रयी जो है, यानी जो तीन बड़े दिग्गज, तीन आधार स्तंभ, उसमें अपनी महादेवी वर्मा शामिल नहीं है, ये लघुत्रयी में शामिल है, ठीक है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, कुछ विद्वान जो हैं वो एक माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा लघुत्रयी में शामिल है, वृहद त्रयी में शामिल नहीं है। किसने माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम छायावादी कवि माना है? अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था, किसने माखनलाल चतुर्वेदी को जो है वो प्रवर्तक कवि माना है? तो थोड़ी देर पहले ही उत्तर आया था इसका, आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, प्रभाकर माचवे। क्या है? प्रभाकर माचवे, ठीक है। तो ये 100वां क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, प्रभाकर माचवे। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। हो सकता है थोड़ी सी जो आपको लगे कि व्याख्या जो है आज विस्तार से नहीं हुई, या जल्दी जल्दी हो गई, कुछ क्वेश्चन को अपने, आज क्या है, व्याख्या वाले क्वेश्चन कम थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज 100 क्वेश्चन हो गए, यानी आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद तक जो है काफी हो गए। अब प्रयोगवाद से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम थे, नकेनवाद वगैरह के नहीं थे। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली, अगर आप पढ़ के आना चाहते हो कि सर हम पढ़ के आएंगे, इसी बहाने हम पढ़ भी लेंगे थोड़ा, तो मैं आपको बता दूं अगला टारगेट आपका रहना चाहिए प्रगति और प्रयोगवाद, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। प्रगति और प्रयोगवाद, इसको आप ज्यादा पढ़ें, प्रगति और प्रयोगवाद में से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। लगभग अगली 2 या 3 क्लास जो होगी वो प्रगति प्रयोगवाद को लेकर ही होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। नेट की क्लासेस जो है वो 3-4 दिन से हमारे टाइप करने वाले नहीं आ रहे, और वो जो गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन है वो टाइप नहीं हो पा रहा, सर पेपर आ गया। तो देखो वो 2 यूनिट बची है, 1 यूनिट अब कल वो सुबह आ जाएंगे, तो मैं कल उनसे जो है वो तैयार करवा लूंगा। तो हो सकता है कल ये क्लास आपको जल्दी दें, और नेट वाली क्लास आपको रात को 9 बजे लाइव मिलेगी। समझ गए बात आपको? तो आप टेंशन मत लो, मैंने जो बोला है वो मैं करवा रहा हूं, करवाता रहूंगा, और आपको निराश नहीं होने दूंगा। अब कल मैं आउट ऑफ बीकानेर यानी पाली गया था, इसलिए एक परसों नाइट में गया, कल पूरे दिन रुका, कल नाइट वो रवाना हुआ, आज सुबह बीकानेर आया और आपकी क्लास आपको दे दी। तो आप निराश ना हो, आपकी कंटिन्यूटी में मैं सहायक बनूंगा, बाधक बिल्कुल नहीं बनूंगा। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आनंद, मतलब सिलेक्शन लेना है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।